हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अब आपका ये चैप्टर वाइज के क्रम में अंतिम वीडियो होगा। जो मैं चैप्टर के तरीके से एक एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उस क्रम में ये आखिरी वीडियो होगा जिसके अंतर्गत आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की अवधारणा समझाई जाएगी और इनके परिमिति यानी परिमाप पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे और उसके नियम बताए जाएंगे। जैसे कि 4 प्रश्न आपके सामने हैं, ये परिमाप पर आधारित है, परिमिति पर आधारित है। इसमें 2-3 क्वेश्चन पिछले वर्षों के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम लोग इस पे कार्य करेंगे और देखेंगे। इन सारी चीजों की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, एक अवधारणा समझ में आनी चाहिए कि त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या चीजें होती है, इनकी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बातों की जानकारी चाहिए। इस चैप्टर का इतना ही मतलब है, मतलब बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजों को नहीं, लेकिन फिर भी एक जानकारी के दृष्टिकोण से जितनी डिटेल इसकी हो सकती है उतनी जरूरी है और बेसिक बातें आपको पता भी होती हैं और थोड़ा सा इसमें आपको सीखना है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट को समझने के लिए। सबसे पहले उठाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर करें। और आप लोगों के भी एग्जाम 9-10 मई से होने हैं, तो उनको भी आप सबको डेट के बारे में जानकारी हो ही गई होगी, तो इसको देखिए और आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी विषयों पर कुछ काम किया जा सके। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, वीडियोस को आप लोग शेयर करेंगे अच्छे से, तो आपके और सब्जेक्ट पर कार्य किया जा सकेगा। देखिए त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमें त्रिभुज के बारे में जानकारी करनी तो आप सभी जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये सब बेसिक बातें आप सभी को मालूम है। हम यहाँ पर सीधे सीधे आएंगे त्रिभुज के प्रकार पर। सबसे पहला त्रिभुज का प्रकार हम उठाते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, और ये भी आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और ये 3 बिंदु जो होते हैं इनको शीर्ष बिंदु कहते हैं। किसी त्रिभुज के जो आप 3 बिंदु देखते हैं, ये ABC अगर मैं नाम कर दूं, त्रिभुज के बारे में पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। इसमें 3 बिंदु जो दिख रहे हैं आपको ABC, ये 3 बिंदु इसके शीर्ष बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये आपको दिख रहा है, कोण A, कोण B और कोण C। ये 3 कोणों का योगफल अगर करेंगे तो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर योगफल किया जाए तो 180। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला 60 डिग्री कोण है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए और 60 और 70 का योगफल 130 हो गया, तो ये बचा 50 डिग्री। इस तरीके से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये सब बेसिक बातें आप सभी को मालूम होती हैं। अब चलिए सीधे सीधे आ जाते हैं त्रिभुजों के प्रकार पर। त्रिभुजों के प्रकार पर अगर बात करें तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसको मैं इंग्लिश टर्म ज्यादा लिखूंगा नहीं, क्योंकि सीधे सीधे आप में से ज्यादातर सब हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन मैं बताता चल रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और समबाहु, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो यानी तीनों भुजाएं समान हो। अगर एक मैं कहूं कि 7 सेंटीमीटर है तो तीनों ही 7-7 सेंटीमीटर भुजाएं हो जाएंगी, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं और हर एक कोण का मान अपना 60-60 डिग्री होता है। ये बात भी आप याद रखें। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर और जिसका प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, तीनों कोणों को, और तीनों कोणों को जोड़ने पर आप देख रहे हैं 180 हो भी रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर, जिसके 3 कोण होते हैं, तीनों कोण आपस में समान होते हैं और प्रत्येक कोण का मान समबाहु त्रिभुज के लिए 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद अब अगली बात आती है हमारे पास समद्विबाहु। अगला आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज या ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होगी। जैसे नाम से क्लियर है, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान आपको दिखेंगी, जैसे ये और ये, कोई भी 2 भुजाएं, 3 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजाएं समान हो गई तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज में आपको ये मालूम हो गया कि 2 भुजाएं आप समान होते हैं, 2 भुजाएं समान होती हैं। और इसमें एक रूल और याद रखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भी 2 भुजाएं समान हैं, उसके साथ जो कोण बन रहा है, उसके सम्मुख जो कोण बन रहा है वो भी समान होते हैं। मतलब यहाँ पर बने कोण समान। सपोज ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात याद रहे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में, सपोज अब ये समद्विबाहु त्रिभुज मैं आपसे बोलूं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज में
ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यहाँ पर बना कोण और यहाँ पर बना कोण बराबर होगा। अगर ये मैं कह दूं कि इसका 48 डिग्री है तो यहाँ पर भी 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखें। समद्विबाहु में जो भी दो भुजाएं बराबर होंगी उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो ये हो गया समद्विबाहु। अब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जो था उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में, आइसोसेलेस। समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और आप इसको सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और एक विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम बाहु, अभी तक आपने देखा कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज समबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज समद्विबाहु। एक है विषम बाहु जिसको हम स्केलिन ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें, स्केलिन ट्रायंगल। इंग्लिश में इंग्लिश टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब विषम बाहु के नाम से भी क्लियर है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं यानी बाहु विषम हो यानी अलग अलग। तो ऐसा कोई त्रिभुज, जैसे अब मान के चलते हैं कि कोई त्रिभुज है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर माप का, तो देखिए प्रत्येक माप अलग अलग है। इस प्रकार से ये बना हुआ त्रिभुज क्या है? एक विषम बाहु त्रिभुज है। अच्छा, त्रिभुजों में अब ये तो त्रिभुज के प्रकार भी हो गए। त्रिभुज में कुछ 1-2 विशेषताएं और आपको 2-4 विशेषताएं पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी त्रिभुज तभी बन सकता है जब उसकी तीनों भुजाएं जो दी गई हैं, उसकी तीनों भुजाएं जो भी दी गई हो उसमें प्रत्येक दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से अधिक हो। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। कोई त्रिभुज बनाना तभी संभव है जब इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक हो। तीसरी भुजा से अधिक हो। जैसे मैं कहूं एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज है। क्या ये संभव है? क्या ये त्रिभुज बन सकता है इस नाप के साथ? तो आप देखेंगे कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज बन सकता। तो चेक करेंगे कि क्या इनको जोड़ने पर, मैंने 3 और 4 को जोड़ा तो आया 7 और 7 5 से बड़ा है। यही यहाँ पर कहा गया कि कोई भी दो भुजाएं जोड़िए तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं 4 और 5 जोड़ता हूँ तो 9 हो जाता है, 9 इस 3 से बड़ा है। अगर मैं इस 3 और इस 5 को जोड़ता हूँ तो 8 हो जाता है जो कि 4 से बड़ा है। तो ये नियम बिल्कुल ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं कि हाँ, इन तीनों भुजाओं में हम किसी भी माप को अगर जोड़ते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर संभव है, तो हम देखेंगे कि 5 और 7 का योगफल 12 हुआ जो कि 6 से बड़ा है। 6 और 7 का योगफल 13 हुआ, 7 से 13 जो कि 5 से बड़ा है। 5 और 6 का योगफल 11 हुआ जो कि 7 से बड़ा। ये बिल्कुल संभव है। यहीं पर एक शर्त और होती है कि कोई भी त्रिभुज बनाना तभी संभव है जब इनके किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, अब योगफल की जगह बस मैं इसको बदल दे रहा हूं, अंतर तीसरी भुजा से अब अधिक नहीं होगा, छोटा होगा। देखिए आपने पहला पॉइंट नोट किया। पहला पॉइंट ये था कि कोई त्रिभुज बनाना तभी संभव है जब इसकी किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा दिखा दिया। अब ये भी पॉइंट देखिए कि दूसरा, कोई त्रिभुज बनाना तभी संभव जब इसकी किन्हीं दो भुजाओं का अंतर अगर ले, मतलब डिफरेंस माइनस करे दो भुजाओं को, तो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अब इसको भी चेक करिए। देखिए इन्हीं एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। 3, 4 और 5, 5, 6 और 7 में देख लेते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसमें अंतर लें। अगर हम इन दोनों का अंतर लेते हैं तो वो आता है 1, 4 और 3 का अंतर 1 सेंटीमीटर जो कि देखिए 5 से छोटा है। 5 और 4 का अंतर 1 सेंटीमीटर जो कि 3 से छोटा है। 3 और 5 का अंतर ले तो 2 आएगा। 5 में 3 माइनस करें वो 4 से छोटा है। आप देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा हो रहा है, यानी ये त्रिभुज बनाना संभव है।
ऐसे ही यहाँ भी देख सकते हैं 5 और 7 का अंतर 2 हुआ जो कि 6 से छोटा है, 7 और 6 का अंतर 1 हुआ जो 5 से छोटा है, 6 और 5 का अंतर भी 1 हुआ जो 7 से छोटा है। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि हाँ ऐसे त्रिभुज, ये त्रिभुज बन सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर, क्या ये त्रिभुज बनेगा? तो आप देखते ही बता देंगे कि अगर एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप ये हो, आपसे प्रश्न दे दिया जाए कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, क्या ये त्रिभुज बनाना संभव होगा? तो आप देखेंगे कि 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 4 से बड़ा, ठीक है। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा जो कि 8 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये इस माप के साथ त्रिभुज नहीं बन सकता। इन माप के साथ त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न देकर के अक्सर पूछा जाता है और आपको इन बातों का ज्ञान होगा तो आप तुरंत चेक कर लेंगे और बेहतर तरीके से उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। त्रिभुज में हम लोग समझ लिए थे समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज। आप देखिए न्यून कोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होगा जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। ठीक है, मतलब जैसे ये त्रिभुज बना और मैं कहूं न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण। ठीक है, 0 और 90 शामिल नहीं होता, मतलब 0 के बाद और 90 से कम के सभी कोण जितने लिखे होंगे न्यून कोण होते हैं। सब बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे मैं कहूं ये 45 है, ये 50 है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 45, 50, 95 हो गया। या आप इसको और बढ़ा लीजिए, ये आप कर लीजिए 55, तो 55 और 45 आपका 100 हो गया, तो ये 80 हो गया, है ना। तो आप देख पा रहे हैं तीनों ही न्यून कोण है, ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसी में अगर पूछा जाए अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसा होगा जिसका कोई न कोई कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होगा जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, ऐसा त्रिभुज अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से 180 के मध्य के कोण होते हैं। 90 और 180 शामिल नहीं होता। जैसे एक लेक्चर में 180 डिग्री को क्या कहते हैं? ये ऋजु कोण। ऋजु कोण होता है, ऋजु कोण ऐसा कोण होता है जो 180 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये बात आप ध्यान रखिए। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल के बारे में ऋजु कोण पूछा जाए कि ऋजु कोण क्या होता है, ध्यान रखिए। जैसे 90 को समकोण कहते हैं, 90 को क्या कहते हैं? समकोण। और इस 180 को हिंदी में ऋजु कोण कहेंगे या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। समकोण को राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिए। तो ऐसा कोण अधिक कोण होगा जो 90 और 180 के बीच में हो। उसमें 90, 180 शामिल नहीं होगा। जैसे 91 ये शामिल हो जाएगा, ये आपका अधिक कोण होगा। 91 से लेके आपका 179.9 इस तरीके से, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बस 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो ऐसा कोण अधिक कोण होगा। और अगर त्रिभुज में कोई एक कोण बन जाए जिसका मान 90 से 180 के बीच में, जैसे मैं कहूं ये 135 डिग्री है, तो ऐसा त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा क्योंकि इसका एक कोण का मान अधिक कोण हो गया, यानी 135 हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें आपको बहुत अच्छे से पता होती हैं और इन्हीं के आधार पर इन त्रिभुजों का निर्माण होता है और इनका नामकरण किया गया। तो ये तो हो गए त्रिभुज की बेसिक बातें। अब देखिए त्रिभुज की ये बातें हो गई, इसके साथ हम लोग कुछ और संकल्पनाएं त्रिभुज की देख लेते हैं और उनको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे त्रिभुज के अंतर्गत कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। जैसे त्रिभुज के लिए अगर कहा जाए कि माध्यिका क्या है, त्रिभुज की माध्यिका क्या है, तो त्रिभुज की माध्यिका यानी जिसको मीडियन कहते हैं, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका क्या होगी, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, उसके शीर्ष बिंदु से, जैसे मैं कहूं इसके 3 शीर्ष हैं ए, बी और सी, तो किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई एक रेखा जो कि सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, मध्यिका कहलाती है, यानी त्रिभुज की मध्यिका कही जाती है, मीडियन कहते हैं। मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक शीर्ष से, जैसे हमने शीर्ष लिया ए और यहां से एक रेखाखंड खींचा बीसी भुजा पर और इसने बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में, हिस्सों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए ये वाला 6 सेंटीमीटर हो और इधर वाला भी 6 सेंटीमीटर हो, ऐसा कुछ डिवीजन हो जाए, तो इसका मतलब ये जो रेखाखंड आप ए से देख रहे हैं इसका नाम कर लेते हैं एडी। तो इस केस में यहाँ पर एडी एक माध्यिका कहलाएगी, इस त्रिभुज की एक माध्यिका यानी मीडियन कहा जाएगा।
ये पॉइंट आप सबको बेसिक मालूम होना चाहिए कहीं भी। अब ये त्रिभुज को जरूरी नहीं कि ए से ही, मैं मान लेता हूँ कि ये ए था, ये बी है और ये सी है। मैं बी वाले बिंदु से सामने वाले पर ऐसे खींचता हूँ एक रेखाखंड और ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। जिस शीर्ष से जिस भी सम्मुख भुजा पर आप रेखाखंड खींचे और वो सामने वाले उस रेखा को यानी AC को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, तो यहाँ पर ये B से D यहाँ कह दे तो यहाँ पर हम कहेंगे ये BD एक माध्यिका है। तो एक त्रिभुज में एक साथ 3 माध्यिकाएं बनाई जा सकती हैं, तीनों शीर्ष से होती हुई। ये सब बात तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि इसके 3 शीर्ष है, तो एक साथ हम एक त्रिभुज में ये एक माध्यिका खींच सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर माध्यिका खींच सकते हैं और ये भी खींच सकते हैं। और माध्यिकाएं जहां भी त्रिभुज को काटेंगी उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। ध्यान रखिए, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, इस बिंदु को केंद्रक यानी सेंट्रॉयड कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, पूछा क्या जा सकता है, आपको जानकारी होना चाहिए बस। ठीक है, केंद्रक क्या है अगर कोई पूछे तो त्रिभुज में माध्यिकाओं के कटान बिंदु को या प्रतिच्छेदक बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माध्यिका और केंद्रक आप समझ गए होंगे। त्रिभुज के लिए माध्यिका क्या होती है, केंद्रक क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको बेसिक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और बाकी बहुत सारी डिटेल में इनसे और संबंधित और आगे की बात करेंगे। तो आगे हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप क्लासेस देख सकते हैं, टेट सीटेट सुपर टेट की, वहां पर ज्योमेट्री ज्यामिति के अंतर्गत इसमें और भी अलग अलग बातें बताई गई हैं। फिलहाल मैं जितना हो सकता उतना कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद एक पॉइंट आता है लंब केंद्र या लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र जिसको इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर कहते हैं। लंब केंद्र क्या होता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब। ये देखिए एक लंब हमने खींचा, लंब में 90 डिग्री पर रेखा खींचेंगे। यहाँ पर माध्यिका में देखिए 90 नहीं बना रहा था, यहाँ पर 90 बनाएगा तो 3 ऐसे लंबार्धक किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लंब केंद्र, अगर हम तीनों शीर्ष से लंब रेखा खींचें तो वो जिस बिंदु पर काटेगा, तीनों का कटान बिंदु, ठीक है, इन लंब रेखाओं का कटान बिंदु जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से खींचे गए हैं, इसका कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाएगा या ऑर्थो सेंटर कहा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से त्रिभुज के अंतर्गत 1-2 विशेषताएं और आप देखिए। जैसे कोई त्रिभुज है, इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि अंतः केंद्र कब बनेगा, इन सेंटर, अंतः केंद्र जिसको इन सेंटर कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके किन्हीं भी 2 कोणों का अर्धक कर लेंगे या तीनों कोण भी कह सकते हैं। अगर 2 कोणों का अर्धक करना आपको मालूम होना चाहिए। इस कोण को आधा करके, जैसे ये 60 होता तो 30-30, 50 होता तो 25-25, ऐसे ही इसको भी आधा करके अगर हम कोणों के अर्धक खींचते हैं तो जिस बिंदु पर वो आपस में काटते हैं उसको हम अंतः केंद्र कहते हैं त्रिभुज का। यानी कि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र जिसको हम इन सेंटर कहते हैं, किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र इन सेंटर, ये यूपी टेट में पूछा गया है सर, या सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतः केंद्र का निर्माण कैसे होता है। तो त्रिभुज के कोणों के अर्धकों के द्वारा, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपसे पूछा जाए कि परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सरकम सेंटर। तो अगर कहा जाए कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र क्या है, तो वो भुजाओं के लंबार्धक, त्रिभुज के, अभी देखिए यहाँ कोणों के लंबार्धक, कोणों के अर्धक एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, यहाँ पर भुजाओं के लंबार्धक करने हैं। तो भुजाओं को लंबार्धक कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं, भुजाओं का आधे से अधिक दूरी लेकर के इस तरीके से, और इसको अगर हम खींचें और इस भुजा को भी मान लीजिए सपोज हम यहाँ पर रख करके इस तरीके से हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं कि परिकेंद्र सरकम सेंटर, ये जहां पर मिल रहा है त्रिभुज का, ये सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहलाता है, जो कि भुजाओं के लंबार्धकों से मिलता है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक खींचने से जो केंद्र मिलता है या उनका कटान बिंदु जो मिलता है वो परिकेंद्र कहलाता है, सरकम सेंटर। और इसकी मदद से हम परिवृत्त की रचना कर सकते हैं, त्रिभुज के ऊपर बाहर वृत्त
और यहाँ पर इस केंद्र की मदद से, सहायता से, जो अंतः केंद्र है, इससे त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना की जाती है। ये भी बात याद रखिए, अगर कभी रचना करना आए तो इस बिंदु से हम यहाँ एक लंब खींचेंगे और ये दूरी भर करके, और हम क्या कर सकते हैं, फिर एक त्रिभुज के अंदर वृत्त खींच सकते हैं, अंतः वृत्त, तभी इसका अंतः केंद्र नाम है। और जो अभी बनाया था मैंने यहाँ पर, जिसमें भुजाओं का लंबार्धक था इस तरीके से, इसका जो केंद्र है, यहां से हम चाहे तो यहां से यहां की दूरी ले, या फिर इससे इस बिंदु से यहां की दूरी ले, या फिर यहां की लेते हुए हम इस त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कर सकते हैं। इससे हम त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इससे परिवृत्त की रचना होगी और उससे अंतःवृत्त की रचना होगी। ये सब बातें, पॉइंट आपको बस मालूम होने चाहिए, बेसिक, और आपके काम आ सकते हैं काफी हद तक। तो त्रिभुज की बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीख ली, जहां तक संभव था काफी हद तक चीजों को सीखा गया। अब देखिए कि त्रिभुज का अगर परिमाप लिखे, किसी भी त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है, किसी भी भुजा का बाहरी भुजाओं का योग, किसी भी आकृति के जितनी भी बाहरी भुजाएं होंगी उनका योगफल परिमाप कहलाता है। जैसे त्रिभुज मैं आपको बनाऊं और कहूं कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बता दीजिए, तो आप केवल इनको जोड़ देंगे बस। 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप हो गया उत्तर। परिमाप मतलब सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज, बाहरी भुजाओं का योगफल किसी भी आकृति का परिमाप दे देता है। परिमाप या परिमिति का मतलब, जैसे मान लीजिए अब इस तरीके से कोई भी आकृति मिलती है और आपको कहा जाए कि इसका आप परिमाप बताइए, तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर मैं कहूं इस आकृति का परिमाप बताइए, तो केवल आप इन सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ दीजिए बस। अगर मैं यहीं पर करूं, इसको भी ज्वाइन कर दूं ऐसे, और इसकी माप भी 3 सेंटीमीटर दे दूं, तो ये क्योंकि अंदर आंतरिक भुजा है इसलिए इसको नहीं यूज किया जाएगा, इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है बाहर की भुजाओं का योगफल, अंदर वाली भुजाओं का कोई रोल नहीं। इसलिए इसको मैंने बना दिया फिगर में। इस आकृति का परिमाप बनाने के लिए आपको केवल बाहरी भुजाओं को जोड़ना है। जैसे यहां से शुरू करें तो आप देखिए 4 3 7 3 10 5 15 4 19 3 22 3 25 2 27 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप हो गया। हमने केवल बाहरी भुजाओं को जोड़ दिया बस। ठीक है, तो आकृति कैसी भी हो याद रखें, परिमाप का बेसिक मतलब यही होता है कि सभी बाहरी भुजाओं का योगफल, उसमें अंदर बनी भुजाओं को नहीं जोड़ते। जैसे अगर मैं कहूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और अंदर का भी कुछ आपको ऐसे दे दिया जाए कि ये 7 सेंटीमीटर है, जो भी है, तो इस अंदर वाली भुजा को जोड़ने का कोई मतलब नहीं। बाहर की भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप मिल जाएगा। इस अंदर वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है, कितना भी क्यों ना दिया हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अंदर वाली भुजाओं को नहीं जोड़ते, बाहरी भुजाओं को जोड़ने से परिमाप मिल जाता है। तो मुझे आशा है कि त्रिभुज से संबंधित तो लगभग सारी बातें हो गई। अब चलिए देखते हैं आयत क्या है। आयत यानी कि वर्ग, आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल, आयत क्या है इसको देखते हैं। रेक्टेंगल का मतलब ये होगा कि आप सभी जानते हैं सारी बातें, बस कल जनरली इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और समांतर भी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसका प्रत्येक कोण, 4 कोण है, चारों के चारों कोण 90 डिग्री होंगे, ऐसी आकृति आयत कहलाती है। ठीक है, इसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है। ऐसी आकृति आयत कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये वाली 8 सेंटीमीटर है तो इधर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने का भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब इसका परिमाप भी देख लेते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई।
आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप को पी से लिखें, पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में परिमाप को, इसलिए पी से लिख सकते हैं। और 2 गुणे लंबाई एल प्लस चौड़ाई बी। अगर मैं बोलूं कि ये लंबाई है एल और ये चौड़ाई है बी, इसका ब्रेथ एल और बी आप जानते भी हैं, तो 2 गुणे एल प्लस बी ये परिमाप का सूत्र है आयत के। अब आयत के परिमाप से संबंधित कितना भी, जैसे इसी का परिमाप बताना है तो एक तो सूत्र से आप निकाल सकते हैं परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई देखिए इसकी 8 है प्लस चौड़ाई 4 है, ठीक है, चौड़ाई 4 है लंबाई 8 है, रख दीजिए सूत्र में मान 2 गुणे 8 4 12 गुणा करके 12 दूना 24 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। ऐसे भी मैंने आपको बताया कि परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजाओं का योगफल। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड्स, बाहरी भुजाओं का योग। तो आप 8 प्लस 4 प्लस 4 कर देंगे तब भी आ जाएगा 8 8 16 4 20 4 24 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप होता ही है बाहरी भुजाओं का योग। तो इस प्रकार से सूत्र भी ध्यान रखें और बेसिक पॉइंट भी याद रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आयत के परिमाप की बात होगी। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 8 गुणे 4 8 चौके 32 कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्षेत्रफल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, परिमाप या परिमिति ही है, इसलिए मैं सिर्फ परिमाप तक की बात कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे नीड होगी आगे देखेंगे, मॉडल पेपर्स या और सारे क्वेश्चन उसमें तरीकों में वीडियोस में देख लेंगे। इसी तरीके से अब अगला आ गया वर्ग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, एक 4 भुजाओं की आकृति, 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक भुजा समान हो। जैसे ये चारों की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। जैसे मैं कहूं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, अगर ये 6 हो तो सब 6 6 हो, 4 हो तो सब 4 4 सेंटीमीटर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, साथ ही साथ चारों कोण 90 डिग्री के हों और सब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। किसी भी वर्ग और आयत में विकर्ण होता है, विकर्ण भी बनता है। ये रेखा विकर्ण कहलाती है रेखा, जो विपरीत शीर्षों को, विपरीत सम्मुख या आमने सामने की शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं किसी भी वर्ग या आयत में। तो आयत में 2 विकर्ण, वर्ग में भी देखिए विकर्ण कितने होंगे, इस शीर्ष को इस शीर्ष से बनाएंगे विपरीत शीर्षों को, और इस वाले शीर्ष को इस वाले शीर्ष से मिलाएंगे तो ये 2 विकर्ण भी होंगे। तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं, मतलब अगर एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर दूसरा भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ अगर एक 12 सेंटीमीटर दूसरा भी 12, कहने का मतलब आयत में भी विकर्ण दोनों के दोनों समान होते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वर्ग के बारे में भी जानकारी हो गई। और वर्ग में क्या है, वर्ग का परिमाप या परिमिति की बात करें तो जैसे ये आपका वर्ग है और ये 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा या पेरीमीटर। इसका इंग्लिश में आप P बराबर 4 गुणे भुजा को अगर हम A कहते हैं, 4 इंटू साइड ही लिख दीजिए, A B C D, चलिए वो अलग की बात है, 4 गुणे 4 इंटू साइड। तो अब देखिए यहाँ पर अगर परिमाप बताना है तो 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 3 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वैसे भी इसका परिमाप, जो कि सामान्य सूत्र मैंने आपको बताया, किसी भी आकृति का परिमाप एक और तरीके से निकल सकता है, उसकी सभी बाहरी भुजाओं का योगफल, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 करके ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि चाहे सूत्र की मदद से करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। और बेसिक बातें सारी आप जानते भी हैं तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका वर्ग से संबंधित और वर्ग का परिमाप भी हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृत्त, सर्कल। वृत्त जिसको हम सर्कल कहते हैं, ये क्या है, वृत्त क्या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी तल में, जैसे एक समतल है बोर्ड, इस तल में एक निश्चित बिंदु हो और इस निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी ले लेते हैं और उस पर जितने भी बिंदु, निश्चित दूरी का मतलब जैसे हमने ले लिया सपोज यहाँ से 4 सेंटीमीटर, तो अब 4 सेंटीमीटर पर इस बिंदु से हर जगह 4 4 सेंटीमीटर पर जितने भी बिंदु होंगे, हर जगह 4 4 सेंटीमीटर, हर जगह 4 4 सेंटीमीटर पर जितने भी बिंदु होंगे, इन सभी बिंदुओं के सम्मिलित रूप या समुच्चय को ही वृत्त कहेंगे। अब देखिए इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो ऐसी बनी आकृति वृत्त होगी।
इसके लिए आप ये कह सकते कि किसी भी वृत्त की अगर परिभाषा कहें तो हम ये कह सकते किसी तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से किसी भी तल में स्थित एक नियत बिंदु, ठीक है, एक स्थिर बिंदु से, किसी भी तल में स्थित हो एक स्थिर बिंदु, कांस्टेंट पॉइंट, एक स्थिर बिंदु है ये नहीं हिलेगा, ये फिक्स है, स्थिर बिंदु ले लें, ध्यान ऐसे रखिए, किसी भी तल में स्थित स्थिर बिंदु से, ये स्थिर है, ये हिलने वाला नहीं, यहां से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। अब जितनी भी निश्चित दूरी का मतलब अगर हमने ये 5 लिया तो हर जगह 5-5 सेंटीमीटर पर सारे बिंदुओं को मिला देंगे, वृत्त बन जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी तल में स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। और वृत्त में इसी स्थिर बिंदु को जिससे बनाया गया निश्चित दूरी, ये निश्चित दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। और ये जो स्थिर बिंदु था इसको केंद्र कहते हैं। आपने परिभाषा में जो देखा, स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है और जो आप निश्चित दूरी ले रहे हैं चारों तरफ वो त्रिज्या होती है। इसलिए वृत्त में त्रिज्या सदैव समान रहती है। वृत्त के केंद्र से किधर भी आप ऊपर देखें, राइट में, लेफ्ट में, डाउन में, कहीं भी इसको हम जो भी ये केंद्र से निश्चित दूरी को ये मिलाया जा रहा है जो कि वृत्त की बाउंड्री पर मिल रहे हैं, ये सभी त्रिज्याएं हैं, सभी त्रिज्याएं हैं और सब समान होती है। ठीक है, ये चारों तरफ समान ही रहेगा। अगर 3 सेंटीमीटर तो सब 3-3 है, 4 है तो सब। तो आपने देखा कि केंद्र, त्रिज्या, ये सब बातें आप समझ गए। अब आते हैं बेसिक बातों पर और आगे बढ़ते हुए। वृत्त में केंद्र से होकर के, अब सबसे पहले एक पॉइंट और वृत्त में इंट्रोड्यूस करते हैं। जीवा क्या है? जीवा जिसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, जीवा यानी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि वृत्त की परिधि यानी बाउंड्री पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। कहीं भी वृत्त की परिधि में दो बिंदु को मिला दीजिए, ये जीवा है। कहीं भी मिला दीजिए, ठीक है, चाहे जहां मिला दीजिए, बस दो बिंदु को, ये सब जीवाएं हैं। तो किसी भी वृत्त में वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा या कॉर्ड कहते हैं। और अब वृत्त के केंद्र से भी तो कॉर्ड जा सकता है, जीवा जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक जीवा हम ऐसी बनाए जो कि केंद्र से पास करे। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो है ये, इसको व्यास कहते हैं, केंद्र से होकर गुजरने वाली। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी यही है। अगर ये पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होगी। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहेंगे। ये वृत्त को दो अर्धवृत्तों में डिवाइड करता है, दो आधे आधे वृत्तों में बांटता है, ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा यानी कॉर्ड, उसको व्यास कहते हैं, और जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। इस बात को याद रखें। व्यास क्या है? देखिए, यहां से यहां तक आधा त्रिज्या है, इधर से इधर भी आधा त्रिज्या है, और पूरा मिला के व्यास है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि व्यास हमेशा 2 गुना होता है त्रिज्या का, त्रिज्या का डबल होता है। भाई अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, दोनों मिला के डबल पूरा 8 होगा ना, तो व्यास तो 8 हो जाएगा। तो यानी व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। दोनों बातें, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, व्यास को डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। ये सब बेसिक पॉइंट्स आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से वृत्त की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। और वृत्त में देखिए, वृत्त में हम लोग एक कुछ बातें और देखेंगे। जीवा 2 बिंदुओं के डिवाइड होने से होता है, तो जीवा क्या होता है। और एक और चीज कि वृत्त में चाप किसको कहते हैं? चाप जिसको इंग्लिश में आर्क कहते हैं। वृत्त में वृत्त के किसी भाग को चाप कहेंगे। कहीं भी, मान लीजिए हमने ये वाला भाग देखिए अलग कर दिया, ये वाला भाग, ये चाप है। कहीं भी वृत्त में मान लीजिए इतने हिस्से को हमने अलग कर दिया, तो इतना ये चाप है, ये ऐसे बाहर कर लीजिए, ये चाप होगा। तो वृत्त के किसी भाग को चाप कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से मालूम होती है। वृत्त के हिस्से को उठा ले, कहीं से भी थोड़ा बहुत हिस्सा कट करके, जैसे हम यहां से यहां तक के हिस्से को ये बोले तो ये एक चाप हुआ, और ये जो है जीवा है।
अगर कहा जाए वृत्तखंड किसको कहते हैं, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड। तो अगर हम सेगमेंट ऑफ सर्कल यानी वृत्तखंड बोलें तो किसी भी वृत्त के जीवा तथा चाप के मध्य के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। तो एक वृत्तखंड ये है, और इसी तरीके से एक वृत्तखंड ये भी तो है कि अगर ये जीवा है तो ऊपर भी तो ये देखिए वृत्तखंड बना, ये वाला हिस्सा भी वृत्तखंड है, ये वाला छोटा वृत्तखंड है, इसलिए इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। ये हिस्सा बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड भी कहा जाता है। आपको वृत्तखंड की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जीवा, वृत्त की किसी जीवा और उसके चाप के मध्य, ठीक है, भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे लघु वृत्तखंड में ये चाप है और ये जीवा है, ये लघु वृत्तखंड बना ये वाला, और यहाँ पर देखिए दीर्घ वृत्तखंड में ये आपका जीवा है और ये इस तरीके से बड़ा सा चाप है, तो ये एक दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ये वाला हिस्सा ऊपरी हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड हुआ, ये छोटा वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड हुआ, और इस तरीके से वृत्तखंड आप समझ गए। अब आते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यानी सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल या त्रिज्यखंड किसे कहते हैं वृत्त में, त्रिज्यखंड। अच्छा, वृत्त का कोणीय मान कितना होता है, एक वृत्त में टोटल कोण कितना बनता है आपको मैंने पढ़ाया 360 डिग्री, या फिर हम 2 पाई कह सकते हैं, क्योंकि 1 पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई मतलब आप डिग्री बोल सकते हैं और पाई रेडियन में मान है। अगर बोला जाए वृत्त में कितने डिग्री होते हैं तो 360 डिग्री होते हैं, कितना रेडियन होता है तो 2 पाई रेडियन, क्योंकि 1 पाई का मान 180 तो 2 पाई, 2 गुणा 180 360 हो जाएगा। चाहे आप 2 पाई रेडियन कहिए या फिर 360 डिग्री के। वृत्त का कोणीय मान 180 होता है, जिसको संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। त्रिज्यखंड, वृत्त के लिए त्रिज्यखंड क्या होता है, जिसको हम सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल, वो ये होता है कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या, 2 त्रिज्याएं बना लीजिए, त्रिज्याओं और इस चाप के मध्य, वृत्त की दोनों त्रिज्याएं, 2 त्रिज्याएं और उससे घिरे चाप के मध्य के हिस्से को ही त्रिज्यखंड कहा जाता है। ये वाला पार्ट त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे कि त्रिज्याओं ने 2 भागों में बांटा। एक तो ये वाला हिस्सा, इस त्रिज्या के दोनों बिंदुओं ने, ये 2 त्रिज्याएं हैं, केंद्र है। एक ये हिस्सा जिसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और एक ये भी हिस्सा आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको अलग करूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये केंद्र वाला हिस्सा O कह दे, इसको A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, तो ये OAB इस तरीके का हिस्सा दिख रहा है। ये आपको अलग करके दिखाया जा रहा है, ये लघु त्रिज्यखंड है। और इसके बाद एक और आप इसी को देख लीजिए, यहां पर इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो ऊपर बन रहा है, ये आपका क्या है, ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है, सॉरी ये त्रिज्यखंड होगा। ठीक, तो इसको आप बोलेंगे यहां पर मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, लघु और दीर्घ। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, और इस तरीके से त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की परिभाषा भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। और अब हम लोग आते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, वृत्त यानी सर्कल का परिमाप यानी सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। देखिए, वृत्त की ये जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि या परिमाप कह लीजिए या फिर परिधि कह लीजिए, इसके लिए सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। या अब आप इसको एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि परिधि को सरकमफ्रेंस यानी सी से लिख सकते हैं। हम ये जो बाउंड्री है परिधि को अगर हम सी से बोले और आप इसको अगर त्रिज्या कहें तो पूरे को आप दोनों तरफ की त्रिज्या को मिला के व्यास कह सकते, डायमीटर। तो आप एक चीज और याद रखें
कि परिधि C बराबर हम इसको कह सकते हैं पाई गुणे 2r, भाई 2 पाई r है तो पाई गुणे 2r भी ऐसे कह सकते हैं, 2 गुणे r को हम व्यास कह सकते हैं। तो एक सूत्र और ध्यान रखिए, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास होता है, ये एक नियम होता है, इसको भी याद रखें। वृत्त में व्यास और परिधि में संबंध, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, या आप ऐसा कह सकते हैं पाई क्या है, तो पाई वृत्त की परिधि, भाई ये व्यास है तो इसके नीचे बटे आ जाएगा, परिधि के नीचे व्यास हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, तो परिधि और व्यास का अनुपात, परिधि और व्यास का, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। ये सब बेसिक पॉइंट्स आपको पहले से मालूम होते हैं, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से चीजों को ध्यान रखिए, समझिए और इन पर मेहनत करिए। तो 2 पाई r वृत्त की परिधि हो गई। अब अगर हम आपसे कहें कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, r से लिखते हैं, तो इसका परिमाप या परिधि क्या होगा, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। यहाँ पर रखेंगे 2, पाई का मान 22/7 लिया जाता है, ध्यान रखें पाई का मान 22/7 ले सकते हैं, या 3.14 भी कहते हैं इसको, भाग करके लगभग में मान 3.14 भी होता है, जो आपको मन करे। तो 22/7 गुणे r का मान 7 सेंटीमीटर। देखिए 2 पाई r का मतलब 2 गुणे पाई गुणे r, इनके बीच कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाता है। तो 2 गुणे 22/7, पाई का मान r की जगह 7 दिया था, और इस वृत्त का परिधि बताना या परिमाप बताना, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर, ये परिमाप या परिधि हो गया इस वृत्त के लिए। अब ये 4-5 सवाल हैं जिनको हमें करना है, चलिए इनको लगा लेते हैं, और इसी के साथ आपका मैथमेटिक्स का संपूर्ण कोर्स यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, आपको आयत की लंबाई दी गई है, तो आप इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, लंबाई L बराबर, चौड़ाई को B से लिखते हैं वृत्त, तो B बराबर लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर। तो आपको इसके चारों ओर तार लगाना है, आयत के चारों ओर तार बांधना कहे या फिर ये बाउंड्री कहे, बात देखिए ना, बाउंड्री बनाना मतलब बाहरी भुजा, और बाहरी भुजा क्या होता है, बाहरी भुजा होता है इसका परिमाप, परिमाप मतलब बाहरी माप, परि का मतलब बाहरी होता ही है। जब कभी परिमिति वर्ड आता है, परिमिति, ठीक है, तो परि मतलब बाहरी और मिति मतलब माप, मतलब बाहरी माप। इसी तरीके से परिमाप भी वर्ड आता है, तो इसका भी मतलब ये, परि मतलब बाहरी और माप मतलब मेजरमेंट, तो बाहरी मेजरमेंट या बाहरी माप को ही परिमाप या परिमिति कहते हैं। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों चीजें दी गई और इसके चारों ओर तार लगाना है, तो मतलब परिमाप ही बताना है। जब भी किसी भी आयत या वर्ग कहीं भी चारों ओर तार लगाना हो तो उसका परिमाप बताएं, ठीक है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, बस इसी में मान रख दीजिए, 2 गुणे लंबाई है 110 प्लस चौड़ाई है 40, दोनों मीटर में तो बदलने की जरूरत नहीं। अगर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर होता तो पहले या तो दोनों को मीटर करते या तो सेंटीमीटर करते, तब यहाँ रखते, तब आंसर आता। ये जोड़ के 150 हो जाएगा और गुणा करके 150 को 2 से, तो 300 मीटर तार लगेगा। जो तार लगेगा उसकी लंबाई 300 मीटर होगी, जिससे चारों तरफ बाउंड्री बनेगी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 300 मीटर, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से आप फिर लगाएंगे। एक बगीचा है, बगीचा भी आयत ही होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई बताई गई है इसमें। देखिए एक बगीचा है जिसका 115 मीटर और 45 मीटर लंबाई चौड़ाई है, वही आप देख लीजिए, लंबाई 115 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर, और आपसे कहा गया इसके चारों ओर तार से घेरने में कितने मीटर तार की, वही बात हो गई। परिमाप ही बताना है, तो इसका परिमाप या पेरीमीटर जो होगा उसका सूत्र वही 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ही लगेगा, यही सूत्र। और यहाँ पर आप बस मान रख दीजिए, 2 गुणे लंबाई है 115 प्लस चौड़ाई है 45, जोड़ेंगे तो 2 गुणे 15 45 60 हो जाएगा, 160 गुणा करेंगे 160 को 2 से, 320 मीटर तार लगेगा इस बगीचे को घेरने के लिए। बगीचे को चारों तरफ से घेरने के लिए 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क का व्यास, वृत्त का व्यास दिया है, वृत्ताकार पार्क कहें या कह लीजिए वृत्त का व्यास, व्यास कितना दिया है 56 मीटर,
और आपसे इसकी परिमिति पूछी गई या फिर परिधि पूछी जाती, और इस वृत्त की परिमिति, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिमिति, परिमिति कह लीजिए या परिधि कह लीजिए, जो आपको कहना हो। अगर परिधि कहा गया होता तब भी यही सूत्र लगता, परिमाप कहा गया होता तब भी यही सूत्र लगता, और सूत्र होता है 2 पाई आर। यहाँ आर चाहिए यानी रेडियस, त्रिज्या, जबकि यहाँ व्यास दिया था। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। इसको आधा कर लीजिए बस, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 56/2। 56 को आधा कर लेंगे बस, वो त्रिज्या हो जाएगा। काट के आ जाएगा 28 मीटर। 28 मीटर जो हो गया ये आपका त्रिज्या हो गया, जिसको आप आर से लिखते हैं, त्रिज्या को आर से। अब यहाँ आर की जगह 28 रख देंगे। 2 गुणे पाई, यहाँ मैंने बताया 2 पाई और आर दोनों सबके बीच में गुणा होता है। पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, और त्रिज्या आ गया है 28, तो 28 रख लीजिए। 7 एकम 7 चौके 28। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणे 22 चौक 88, 22 चौक 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 मीटर इस वृत्ताकार, यानी ये वृत्त के आकार में पार्क है। तो ये जो बाउंड्री है ये पूरा 176 मीटर की बाउंड्री है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। मुझे आशा है कि आप इन चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग का परिमाप। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का परिमाप बोला गया है। आपको इस बार वर्ग का परिमाप दिया गया है। वर्ग का परिमाप दिया गया है 24 मीटर, और आपको इसकी भुजा बतानी। आपको बस सूत्र का प्रयोग करना है। वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाइए। वर्ग का परिमाप मैंने अभी बताया था 4 गुणे भुजा, बस इसी का प्रयोग करिए, इस प्रश्न लग जाएगा। परिमाप दिया हुआ 24, इसको रख दीजिए इधर, बराबर 4 गुणे भुजा। अब यही भुजा आपको बताना है, तो 4 को इधर लाना पड़ेगा, 24 के नीचे बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। और ये भुजा 4 एकम 4, 4 छंग 24 कट गया, तो भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर, भुजा ज्ञात करनी थी, परिमाप दिया था, आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और आप इसको आराम से लगा सकते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अच्छे से इसको करेंगे। ऐसे ही मैं अगर एक प्रश्न दे देता हूं कि एक आयत का परिमाप बराबर 84 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का परिमाप 84, या फिर ऐसा कर लेते हैं चलिए 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई, एक आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर कर लिया, और इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई बताइए। तो आप क्या करेंगे, तुरंत परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की जगह रख दीजिए 48 दिया हुआ है, 2 गुणे लंबाई की जगह रख दीजिए 14 प्लस चौड़ाई b ज्ञात ही करना है। ये गुणे में 2 है, इधर ले आइए, पहले ये बटे में हो जाएगा, भाई ये 2 इधर बटे में हो जाएगा, तो यहाँ केवल 14 प्लस b बचेगा। ये b बताना चौड़ाई। ये कट करके 24 दूना 48 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 24 बराबर 14 प्लस b। 14 प्लस में इधर ले आइए माइनस होगा, 24 में 14 माइनस हो जाएगा b, तो b 24 में 14 माइनस होगा 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार b बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगी। ऐसे प्रश्न अगर दिए जाए तो भी आप कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि अब आप परिमाप, परिमिति और त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अब आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों का यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो गया, जो चैप्टर वाइज चल रहा था। अब कोई भी चैप्टर पढ़ाना बाकी नहीं बचा। इसके बाद अब आपको वीडियोस मिलेंगे जो एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस होंगी, एग्जाम के हिसाब से होगा। उसमें मॉडल पेपर हो सकते हैं या फिर डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकती है। आप सब भी कमेंट करके बताएं आपको क्या डिमांड है। बस आप लोग कोशिश करें कि सभी स्टूडेंट्स को जोड़ें, अपने स्कूल कॉलेज के सभी ग्रुप में, सभी फ्रेंड्स में वीडियोस को लगातार शेयर करें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराया जाए और आपके एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन पर ध्यान दिया जाए। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपना सहयोग बनाएंगे, और अच्छे से पढ़ाई करिए, ढंग से सीखते रहिए, लगातार
वीडियोस को अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।